कलयुग की कहानियां। कोमल बेटा, ये खेल बंद करो और पढ़ने बैठो। कोई सामान टूट जाएगा। मैं खाना बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे अभी खेलना है। यहाँ नहीं तो बाहर खेल लेती हूँ। मैंने कहा ना, नहीं खेलना। चलो पढ़ने बैठो। नहीं, मुझे खेलना है तो खेलना है। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम कोमल। ठीक है, जाओ, लेकिन एक शर्त पर। पहली कि तुम घर से दूर नहीं जाओगी, और दूसरी, कोई भी अनजान आदमी और गाड़ी गली में आएगी तो तुम तुरंत घर के अंदर आ जाओगी। बोलो, प्रॉमिस करती हो? पहले आप बताओ, आप ऐसा प्रॉमिस क्यों ले रही हो? क्योंकि आजकल बच्चे उठाने वाले गंदे लोग शहर में घूम रहे हैं, जो धोखा देकर बच्चों को उठा ले जाते हैं। इसलिए तुम प्रॉमिस करोगी तभी मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी। बोलो, करती हो प्रॉमिस? प्रॉमिस। काली वैन। काली वैन तो हमारी गली में किसी की भी नहीं है। मतलब ये किसी अनजान आदमी की गाड़ी है। माँ ने कहा था अगर कोई अनजान आदमी या गाड़ी गली में आए तो घर वापस आ जाना। लेकिन मैं अभी अंदर चली गई तो खेलूंगी कैसे? माँ ने जरूर जानबूझकर मुझे बच्चे उठाकर ले जाने की कहानी सुनाई होगी, जिससे डरकर मैं अंदर चली जाऊं। छोड़ो इन्हें, होगा कोई। क्या लगता है तुझे, कितने मिल जाएंगे इस लड़की के? अबे 10-12 साल की है, 2 लाख तक तो मिल ही जाने चाहिए। वरना कब तक यार हम ये 2-3 लाख के चक्कर में पड़े रहेंगे? इस बार कुछ अलग करते हैं। इसे कोठे पर बेचने की जगह किसी करप्ट डॉक्टर को बेच डालते हैं। किडनी, आंख, कान, लीवर के कम से कम 8-10 लाख तो मिल ही जाते हैं। तुझे कैसे पता? पिछले महीने जेल में लंगड़े गैंग का आदमी मिला था, अब्दुल, उसी ने बताया था। मगर करप्ट डॉक्टर ढूंढेंगे कैसे? उसी से बात करेंगे, जुगाड़ सेट करने का 2 लाख दे देंगे। कोमल, आ गई हो तो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। ये लड़की भी ना, पढ़ाई लिखाई पर जरा भी ध्यान नहीं है। हर दम खेल खेल और खेल। ये चूड़ी तो कोमल की है। कोमल! गाड़ी रोक, पेट हल्का करना है। सही टाइम पे रुकवाया तूने। मुझे भी प्रेशर लगी है यार। इसके हाथ पैर बांध दूं? रहने दे,
2-3 घंटे से पहले नहीं उठने वाली। अबे वो भाग रही है, पकड़ उसे। ये कहाँ गई? साले मैंने बोला भी था लड़की के हाथ पैर बांधने के लिए। अबे तो बांध देता, पूछा क्यों? चिल्लाओगी तो उन्हें पता चल जाएगा। लगता है उल्लू बना गई छोकरी। जो नुकसान हुआ उसका क्या करें? ये नहीं तो कोई और बच्चा मिल ही जाएगा, अपने माँ बाप को अनसुना करके सुनसान जगहों पर खेलता हुआ, जिसे हम जैसे अजनबी किडनैपर्स के पास आने से कोई समस्या नहीं होती। गांव के लोग खेतों में डब्बा उठाते हुए आते ही होंगे, हमें देख लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। चल यहाँ से। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर तुम कौन हो? मेरा नाम सोनू है। तुम्हारा कोमल है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच एक अंतर है। कैसा अंतर? यही कि तुम किडनैपर से जिंदा बच गई, लेकिन मैं नहीं बच पाया। मतलब? जिन्होंने मुझे किडनैप किया था उन लोगों ने गलती से बेहोशी की दवा कुछ ज्यादा ही सुंघा दी थी मुझे, और उससे मेरी मौत हो गई थी। पागल हो क्या? तुम मरे हुए हो तो मेरे सामने कैसे हो? मुझे पता है, मरे हुए लोग कभी जिंदा लोगों से मिल नहीं पाते। जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती वो मरे लोग सामने आ जाते हैं। अच्छा, तुम्हें कहाँ से किडनैप किया था? एक सुनसान सड़क से। रात का वक्त था। माँ ने मुझे घर से दूर साइकिल चलाने से मना किया था, मगर मैं नहीं माना। मैं साइकिल चलाते हुए दूर चला गया। भाई, बच्चा तो सांस ही नहीं ले रहा है, ये तो मर गया। साले, तूने इस बार भी बेहोशी की दवाई ज्यादा मिला दी होगी। इस महीने 3 बार तूने एक ही गलती की है। ऐसा ही चलता रहा तो धंधा बंद हो जाएगा हमारा। फेंक इसे बाहर और साइकिल भी फेंक दे। इसी जगह दबा हुआ हूँ मैं, और वहाँ मेरी साइकिल है। तुम उसे ले जाओ। तुम्हारी माँ बहुत रो रही है तुम्हारे लिए। तुम्हें कैसे पता? बताया था ना, मरे हुए लोगों को जिंदा लोगों की कुछ बातें अपने आप पता चल जाती हैं। जाओ अब। मरने से पहले तुम्हारा घर कहाँ था? कहाँ चली गई मेरी बेटी? माँ, कोमल, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। सॉरी माँ, अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपकी हर सीख को मानूंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, पर तू चली कहाँ गई थी? मुझे किडनैप कर लिया गया था माँ, लेकिन सोनू ने मुझे बचा लिया। सोनू कौन है बेटा? आप कौन? आंटी, मुझे पता है सोनू कहाँ है। हिम्मत से काम लो सुनीता। सोनू, मैंने आपको अनसुना किया था माँ, और ये उसी की सजा है जो मैं इतनी प्यारी माँ से अलग हो गया। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले जन्म में कभी माँ की बात को अनसुना नहीं करूँगा। ना दिन में और ना ही रात में घर से दूर खेलने जाऊँगा, और ना ही अजनबियों से बात करूँगा। मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मैं पूरी तरह से सुरक्षित होऊंगा। चलता हूँ माँ।
जैसे जैसे युग बदलते गए, इंसान की जरूरतें भी बदलती गई। पहले इंसान सिर्फ खा पी कर खुश रहता था, पर अब उसे दूसरे सुख भी चाहिए जिसकी उसे ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अब इन सुखों की परिभाषा भी बदल चुकी है। अब इंसान जानवर की तरह बनता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि उससे भी बदतर, क्योंकि किस इंसान को आज के जमाने में किस चीज की आदत लग जाए ये कोई नहीं बता सकता। एक रात कुछ लोग एक औरत की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए लेकर आए थे। कब्रिस्तान में काम करने वाले नसीर ने हमेशा की तरह एक गड्ढा खोदा और उसमें उस औरत को दफन कर दिया। लाश को दफन करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। नसीर भी पास में ही एक कुटिया में रहता था। उसने भी अपना काम पूरा किया और अपने घर चला गया। नसीर अपने घर में अकेला रहता था। उसके ऐसे काम के कारण अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और उसका परिवार भी उससे अलग रहता था। 2 दिन बाद फिर से एक आदमी की लाश लेकर कुछ लोग आए। जब नसीर गड्ढा खोद रहा था तभी एक आदमी की नजर पास के कब्र पर पड़ी जहां 2 दिन पहले उसकी बीवी को दफनाया था। अरे, इस कब्र को क्या हुआ? ऐसा लगता है किसी ने यहाँ फिर से खुदाई की थी। नसीर सुनो, वो होने के बाद इसे भी वापस खोदना है। छोड़ दीजिए ना साहब, क्यों मरे हुए इंसान को तकलीफ देते हो? किसी जानवर का काम होगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना करो, चलो जल्दी। उस आदमी की लाश को दफन करने के बाद नसीर ने उस आदमी की बीवी की कब्र फिर से खोदनी शुरू की। कब्र पूरी तरह खोदने के बाद सारे लोग डर गए। किसी को जरा भी समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हुआ, क्योंकि अंदर से उस औरत की लाश गायब हो चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले ही तो उसे यहाँ गाड़ा था, फिर कहाँ गई उसकी लाश? नसीर, लाश कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं भी 2 दिन बाद ही आया हूँ यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने लाश को चुराया हो? पर कोई लाश क्यों चुराएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो सकता है? हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। हम घर चलकर सोचते हैं कि क्या करना है। तब तक तुम घर चलो। नसीर, इसे वापस ढक दो और ध्यान रखो। सब लोग घर आ गए। कुछ दिन बाद एक बुढ़िया की मौत हो गई। सारे लोग जमा हो गए। मैं तो कहता हूँ कि हमें इन्हीं घर के पास या फिर खेतों में दफनाना चाहिए। कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, पर घर के पास दफनाना ठीक नहीं होगा। एक काम करते हैं, खेतों की तरफ जो बंजर जमीन है उसमें दफनाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी नसीर को फोन करके वहां पहुंचने के लिए कहता हूँ। कुछ देर बाद सब लोग खेत में लाश को दफन करने वापस आ गए। चलो, कब्रिस्तान में न सही पर वहां लाश सुरक्षित तो रहेगी। सही कहा तुमने, अब चलो। कुछ दिन बाद वो आदमी अपनी बीवी की कब्र देखने फिर आया, पर इस बार वो बगल वाली कब्र देखकर चौंक गया। इस आदमी की कब्र तो वैसी की वैसी ही है, तो फिर मेरी बीवी को क्या हुआ? वो इसी दुख में वापस आया तो उसने देखा कि सब लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या हुआ? आज फिर कोई मर गया क्या? नहीं, हमें किसी की नजर लग गई है। कुछ पता नहीं चल रहा। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन हुआ क्या? हमने जिस बुढ़िया की लाश खेतों के पास दफनाई थी वो अब वहाँ नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ। हमने जहाँ रंगा के भाई को दफनाया था वो जगह तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, और परसों हमने बाला के बाप को खेतों के पास दफनाया था, उसकी लाश भी सही सलामत है। इसका मतलब ये चोर सिर्फ औरतों की लाशों को चुराता है, लेकिन ये उनका क्या करता है, कहाँ रखता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन बाद नसीर की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो
दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। बहुत दिनों से कमजोरी महसूस हो रही है और खून की उल्टियां तो रुक ही नहीं रही। खाने में कुछ अलग खाया था? गरीब आदमी हो साहब, थोड़ी सी रोटी खाकर सो जाता हूँ। डॉक्टर ने नसीर को अच्छी तरह से देखा और सारे टेस्ट किए। देखो नसीर, अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं। मुझे भी ठीक से अंदाजा नहीं है कि तुम्हें असल में क्या हुआ है। पर हाँ, एक बात है। डॉक्टर कहते कहते अचानक रुक गए। नसीर डर गया। क्या बात है डॉक्टर, क्या हुआ? आप साफ साफ बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, बस 1 या 2 हफ्ता। लेकिन ये कौन सी बीमारी है और मुझे कैसे हो गई? इसका पता तो टेस्ट के बाद ही चलेगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद रात के समय जब डॉक्टर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसने कब्रिस्तान से कुछ आवाज सुनी। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कोई आदमी कब्र खोदकर लाश को अपने कंधे पर डालकर ले जा रहा है। लगता है ये वही लाश चोर है। ये अच्छा मौका है, आज इसे पकड़ना ही होगा। डॉक्टर भागता हुआ कब्रिस्तान में गया, पर जब तक वो उस चोर तक पहुंचता, वो चोर वहां से लाश लेकर भाग चुका था। डॉक्टर ने पूरे कब्रिस्तान में घूम कर देखा, पर उसे वो चोर कहीं नजर नहीं आया। डॉक्टर निराश होकर कब्रिस्तान से बाहर आने लगा। तभी उसकी नजर नसीर की कुटिया पर पड़ी। अंदर रोशनी थी। ये नसीर अब तक सोया नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है। चलो, अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। वैसे भी बीमार है बेचारा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा, उसे तेज बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी भयानक थी कि डॉक्टर को चक्कर आने लगे, पर वो जैसे तैसे करके आगे बढ़ा। ये बदबू किस चीज की है? पता नहीं ये नसीर इस बदबू में कैसे रहता है। इसी की वजह से बीमार पड़ा होगा। डॉक्टर जैसे ही कुटिया के अंदर आया, डर के मारे उसके पैर सुन्न पड़ गए। उसके मुंह से जरा भी आवाज नहीं निकली। डॉक्टर को अब पूरी बात समझ में आ गई। एक तो उसे बदबू सहन नहीं हो रही थी, और दूसरी बात, वो बहुत डर गया था। वो वैसे ही लोगों के पास पहुंचा। वो सब लाशें नसीर ने ही चुराई थी। मैं अभी अभी उसके घर से आ रहा हूँ। वहाँ सब लाशें अधनंगी हालत में पड़ी थी, और इससे भयानक बात यह है कि वो लाशों को चुराकर उनके साथ सेक्स करता था, और इसी वजह से उसे नेक्रोफिलिया नाम की खतरनाक बीमारी हुई, जिससे अब वो मरने वाला है। नसीर की सच्चाई जानने के बाद लोगों ने उसे पकड़कर उसी की कुटिया में मरते दम तक कैद किया और सारी लाशों को आदरपूर्वक फिर से दफना दिया। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने वालों को प्रकृति कभी माफ नहीं करती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक आदमी ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की, पर वो वैसा कर नहीं पाया। उल्टा उसे ही ऐसी सजा मिली कि उसके बाद कोई भी आदमी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। शमशेर अपनी छत पर खड़ा होकर आसमान में अपनी बंदूक से किसी पर निशाना लगा रहा था। अचानक उसे कुछ दिखा और उसने जोर से एक गोली फायर की। वो गोली सीधी जाकर उड़ती हुई चिड़िया को लगी और वो नीचे गिरकर मर गई। मंगो, उस चिड़िया को उठाओ, मैं दूसरी गिराता हूँ। मंगू शमशेर का वफादार नौकर था। शिकार उठाकर घर में लाने के लिए शमशेर ने इसे काम पर रखा था। मंगू ने वो मरी हुई चिड़िया उठाई और एक बक्से में रख दी। उसके बाद शमशेर ने 3 और गोलियां मारकर 3 चिड़ियों को जान से मार दिया। मंगू, उन तीनों को भी अंदर ले आओ। आज तो शिकार करने में मजा ही आ गया। आज बहुत अलग तरह के पंछी मिले, घर की तो रौनक बढ़ जाएगी। मंगू चारों चिड़ियों को घर के अंदर ले आया।
शमशेर भी ऊपर से नीचे आकर उन चिड़ियों को देखने लगा। मंगू एक आज्ञाकारी नौकर की तरह शमशेर की सारी बातें मानता था। वो तुरंत अंदर चला गया। इतने में शमशेर की बीवी रानी बाहर आई। ओ रानी, आओ आओ, आज के शिकार देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। आज मुझे 2 नई जाति के पंछी मिले हैं। शमशेर, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारा इन पंछियों को मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम क्यों इन मासूमों की जान लेते हो? रानी, अब ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इतने पंछी हैं इस दुनिया में, अगर मैं 2-4 को रोज मार दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ता है, उनमें भी जान होती है। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर तुम ये सब नहीं समझोगे। देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये पंछी बेचने के धंधे की वजह से ही हम इतनी दौलत कमा पाए हैं, वरना आज भी गरीबी में सड़ रहे होते हम। तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि पैसों की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मुझे तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, पर याद रखना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक दिन सब भुगतना होगा तुम्हें। मैं किसी से नहीं डरता और कोई मेरा कुछ बुरा नहीं कर सकता। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। रानी गुस्से में वहां से चली गई और मंगू वहां आ गया। क्या हुआ? चिड़िया को रख दिया? जी मालिक। ठीक है, कल और नए पंछी मारेंगे और ज्यादा मारेंगे। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। अगले दिन सुबह शमशेर फिर पंछियों को मारने निकल पड़ा। इस वक्त पंछी खाना ढूंढने के लिए अपने पेड़ों से बाहर निकलते हैं। हमें उसी वक्त उन्हें मारना है। अब जा, नीचे खड़ा रहे। मैं ऊपर जाकर एक को नीचे गिराता हूँ। तुम ध्यान रखना कि कौन सा पंछी कहाँ गिर रहा है। मंगू। जी मालिक। शमशेर ने छत पर जाकर पंछियों को मारना शुरू किया। जैसे जैसे वो पंछियों को मारता, मंगू उन्हें उठाकर बक्से में रख देता था। ये सब रानी नीचे खड़ी होकर देख रही थी। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद शमशेर रुका। आज उसने पूरे 10 पंछी मारे थे, इसलिए वो बहुत खुश था। वाह मंगू वाह, आज तो कमाल ही हो गया। पूरे 10 पंछी मारे आज। मालिक, क्या इन्हें अंदर रख दूं? हाँ, रख दे, अच्छे से रखना। जी मालिक। मंगू उन पंछियों को लेकर अंदर चला गया। इतने में शमशेर को किसी का फोन आया। हेलो। हाँ बोलिए सर। बहुत दिन हो गए, तुमने नया माल नहीं भेजा। धंधा बंद कर दिया क्या? अरे नहीं सर, कैसी बात करते हैं? आज ही नया माल इकट्ठा किया है। आप आकर देखिए और जो पसंद हो ले जाइए। ठीक है, आज शाम को आता हूँ, माल तैयार रखना। जी जी सर, आइए आइए। शमशेर ने जल्दी से फोन कट कर दिया। मंगू, ओ मंगू, अरे इधर आ, इधर जल्दी इधर आ। मंगू भागता हुआ आया। जी मालिक। सुन, आज शाम को नील सर इन पंछियों को देखने आ रहे हैं। अगर इन्हें पसंद आ गए तो मजा आ जाएगा। सबको अच्छी तरह से सजा के रखा है ना? हाँ मालिक। बहुत अच्छे। शाम को नील पंछियों का सौदा करने आया। शमशेर उसे उस रूम में ले गया जहां वो पंछियों को रखता था। पर जैसे ही वो रूम में गए, शमशेर की आंखें घूम गई। वो डर गया क्योंकि अंदर एक भी पंछी नहीं था। ये क्या मजाक है शमशेर? नहीं सर, मजाक नहीं है, सारे पंछी तो यहीं थे। शमशेर को बहुत गुस्सा आया। मंगू, ये मंगू! शमशेर, मुझे ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं जा रहा हूँ, आगे से मुझे कोई फोन मत करना। नील वहां से गुस्सा होकर चला गया। कहाँ गए सारे पंछी? मुझे सच में नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बात है, लगता है सारे पंछी उसने खरीद लिए। ज्यादा होशियारी मत करो, सारे पंछी किसी ने चुरा लिए हैं और मुझे पक्का यकीन है कि ये तुमने ही किया है। बकवास मत करो, मैं भला ये मरे हुए पंछी क्यों लूंगी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। किसी को कुछ पता नहीं था
कि सारे पंछी कहाँ गए या फिर कौन ले गया। रात हो गई। शमशेर और उसकी बीवी सोने चले गए, पर अचानक शमशेर को पंछियों की आवाजें आने लगी। उसने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर एक भी पंछी नहीं था। क्या हुआ? मुझे ढेर सारे पंछियों की आवाज आ रही है। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। तुम्हें तो हर वक्त वही बात सूझती है। सो जाओ। शमशेर को अब भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें बढ़ने लगी। आवाज चीख में तब्दील होने लगी। शमशेर उन सब चीजों को नजरअंदाज करके बेड पर सो गया। जैसे ही वो सोया, उसे अपने कमरे में ढेर सारे पंछी उड़ते हुए दिखने लगे। इस बार वो पंछी रानी को भी दिख रहे थे। दोनों डर गए क्योंकि उन सारे पंछियों से खून टपक रहा था। ये सारे पंछी तो वही हैं जिन्हें तुमने मारा था। ये सब यहाँ कैसे आ गए? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उड़ते हुए पंछियों में से एक पंछी आकर शमशेर की छाती पर बैठ गया। शमशेर को उसका वजन इतना महसूस हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पाया। उस एक चिड़िया का वजन एक हाथी के बराबर लग रहा था। कुछ देर बाद सारी चिड़िया आकर उसके शरीर पर बैठकर अपनी चोंच उसे मारने लगी। रानी दूर जाकर ये सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद उस वजन की वजह से शमशेर की मौत हो गई। शमशेर के मरने के बाद सारी चिड़ियों ने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रानी को सारी बात समझ में आ गई। उसने मंगू की मदद से सारी चिड़ियों को गार्डन में दफन कर दिया। उसके बाद किसी ने वहां पर पंछियों का शिकार नहीं किया।